नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सिर्फ और सिर्फ थीमैटिक फ़ंड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट थीमैटिक फ़ंड है फॉर द ईयर 2024 एंड ऑनवर्ड्स। अब बहुत लोग जो है ना वो पूछते हैं कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, लेकिन इसके अलावा इससे भी ज़्यादा कहीं और ग्रोथ मिलती है। हाँ, वो सेक्टर है कौन सा? थीमैटिक। अगर आप थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप से भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, मगर यहाँ पे रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप और थीम में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, जिससे इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ के चलता है। मिड कैप, अगर मिड कैप शेयर्स की या स्टॉक्स की बात करें या म्यूचुअल फ़ंड की बात करें, मिड कैप टाइप के जो म्यूचुअल फ़ंड है वहाँ पे सेबी की रेगुलेशन है कि जो फ़ंड मैनेजर है उसको मिनिमम 65% जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी फंड में आ रहा है पैसा, 65% पैसा जो है वो मिड कैप टाइप की कंपनीज़ को देना पड़ेगा। अब मिड कैप टाइप की कंपनीज़ कौन सी हुई? मिड कैप टाइप की कंपनीज़ अगर हम रैंक की बात करें तो इंडिया की 101 से लेकर 250 कंपनीज़ जो है वो मिड कैप टाइप की कंपनीज़ हो गई। अच्छा, स्मॉल कैप टाइप का म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? वो ऐसा म्यूचुअल फ़ंड होता है जहां अगेन सेबी की रेगुलेशन है कि मिनिमम 65% पैसा जो है वो फंड मैनेजर कहाँ लगाएगा? स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ में। और स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ कौन सी होगी? इंडिया की जो टॉप 251 से शुरू होती हैं, उसके आगे जा के जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी कंपनीज़ स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ मानी जाएंगी। अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी, पर इनके अलावा हम कहाँ जाने वाले हैं? हम अपना निवेश करने वाले हैं थीमैटिक फंड्स में। थीमैटिक फंड्स के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी ही चाहिए। उसमें सेबी की रेगुलेशन या गाइडलाइंस ये है कि मिनिमम 80% जो निवेश होगा इस म्यूचुअल फंड का, वो कहाँ रहना चाहिए? वो उसी थीम में रहना चाहिए जिस थीम के ऊपर इस फंड, जो भी फंड इनकॉर्पोरेट हुआ है जिस थीम के लिए, उसी फंड में 80% मिनिमम उसका निवेश होना चाहिए। अच्छा, थीम में आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो थीम बेस्ड फंड होते हैं ना, बहुत 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 रिस्की एंड वॉलेटाइल होते हैं। मार्केट चलेगी तो ये सबसे पहले भागेंगे बहुत तेज़ी से, और अगर गिरेगी तो ये भी सबसे पहले गिरेंगे और बहुत ही तेज़ी से। तो रिस्क जो है वो बहुत बहुत बढ़ जाता है। मगर अगर हम बात करें ग्रोथ की तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इसी में है। पर क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका जो निवेश है वो कभी भी थीम में पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप जो भी पैसा SIP मोड से या लमसम जैसे भी कर रहे हैं इन द मार्केट, सारा पैसा यहाँ नहीं होना चाहिए। आप डाइवर्सिफाई करके चलें, इसको वन ऑफ द फंड रखें और उसमें छोटी सी SIP शुरू करें जिससे इसकी ग्रोथ भी मिले। मगर अगर ये अंडर परफॉर्म करता भी है मान लीजिए, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी टाइप का। अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें कि आपका पोर्टफोलियो दिखना कैसे चाहिए। अब थीम की बात तो हो गई, क्या थीम के साथ हम उसको हेज करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सेफ करने के लिए क्या कुछ और भी रखें? तो एक ज़रूरी बात, अगर आप थीम रख रहे हैं ना, तो अपने साथ एक लार्ज कैप टाइप का म्यूचुअल फंड ज़रूर रखें, हाइब्रिड टाइप का या लार्ज कैप टाइप का, जहाँ वॉलेटिलिटी जो है ना वो थोड़ी कम देखने मिलेगी। क्योंकि थीम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो दूसरा फंड होना चाहिए वो सेफ़ होना चाहिए, ताकि आपके पैसे जो हैं वो सेफ्टी के साथ ग्रो हों। लार्ज कैप या हाइब्रिड ऐसे आप फंड्स रख सकते हैं जहाँ पे सेफ्टी काफ़ी हो, क्योंकि हम थीम भी ले रहे हैं इन आर पोर्टफोलियो और वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आप लार्ज कैप के साथ मिड कैप भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी ग्रोथ अच्छी है और रिस्क जो है वो कंसिडरेबली थीम से तो कम ही देखने मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं ना, तो उसी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो आ जाते हैं। लार्ज कैप टाइप की कंपनियाँ ही नहीं आएंगी, सेक्टर्स भी डिफरेंट टाइप के आएंगे। मगर आप थीम अगर लेंगे, मान लेते हैं आप एनर्जी थीम लेंगे या PSU का थीम लेंगे या डिफेंस का लेंगे, तो वहाँ 80% पैसा कहाँ होगा? एनर्जी वाला लेंगे तो एनर्जी के अंदर ही सारा का सारा निवेश होगा।
अंदर इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगी। एक तो वैसे भी लार्ज मिड और स्मॉल में कम डाइवर्सिफिकेशन है, थीम जो है वो अब उसी टाइप की कंपनीज़ में अपना सारा पैसा डालने वाला है, तो इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कम होके चलेगी। ऐसे ही आपने याद रखना है। दैट इज़ वाई बहुत रिस्की है, आपको ये डिस्क्लेमर हमेशा पता होना चाहिए। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, सिंपल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आपको पता रहे। क्योंकि बार बार एक थीम का क्वेश्चन उठता है कि थीम क्या है, थीम में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। आइए हम वो भी जान लेते हैं। सो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में एक थीम रखा है, अगर आपने थीमेटिक फंड रखा है, तो प्लीज़ उसके साथ एक लार्ज कैप भी रखें। और अगर आप लार्ज कैप नहीं रखना चाहते, एक मिड कैप रख लीजिए। लेकिन आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड ज़रूर रखें साथ में जो आपको थोड़ा सा रिस्क से बचाए। ओके, सो ये पूरी वीडियो ही थीम पे है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लार्ज एंड मिड पे मैंने बहुत सारी पीछे वीडियोस बनाई हुई हैं। आपका जो मन करे आप वो ले सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से आपको ठीक लगता है। अभी हम सिर्फ थीम बेस्ड फंड के बारे में बात करने वाले हैं। सो कौन से थीम बेस्ड फंड की हम यहाँ बात करने वाले हैं इस वीडियो में? सबसे पहले ओके, यहाँ पे आपका निवेश कितना होना चाहिए? सो मैक्सिमम मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो 10 to 15%, मतलब आपकी जो टोटल निवेश है, चाहे आप वो SIP मोड से निवेश करें या लमसम मोड से करें, जितना भी आप इस म्यूचुअल फंड के मेथड से आप निवेश करना चाहते हैं मार्केट, 10 to 15% से ज़्यादा आपका थीमेटिक फंड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन रिस्क बहुत ज़्यादा है। 10% से बहुत कम कर देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर आपको उसका ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर चलेगा। और अगर 10-15% से बहुत बढ़ा देंगे तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं चला तो फिर आपका पोर्टफोलियो इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। हमें इसकी सिर्फ तेज़ी के मज़े उठाने हैं, मगर रिस्क जो है वो मैनेज करके चलना है। ओके, सो एग्ज़ाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए है। आप चाहे तो कोई और थीम भी अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। सो थीमेटिक फंड्स के अंदर हमने बात कर दी कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना होना चाहिए। सो मैक्सिमम 10 to 15, ये रेंज जो है एक अच्छा डिसेंट और हेल्दी इन्वेस्टमेंट की रेंज है। ओके, एग्जाम्पल थीमेटिक फंड का है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप चाहे तो कोई और भी फ़ंड चुन सकते हैं अंडर दिस थीमेटिक फ़ंड कैटेगरी। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड, नाम से पता चल रहा है सबसे पहले तो SBI का नाम है, सो सेफ़ है कंपनी को देखा जाए तो। और एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड है, सो अगेन इसका मतलब एनर्जी सेक्टर में जो है आजकल आप देख सकते हैं थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। सो ये इसी पे ये फ़ंड जो है आपको देखने मिलेगा, एनर्जी सेक्टर पे ये फोकस करता है और यहीं आपको सारी कंपनीज इसी चीज़ पे फोकस करते दिखेंगी। सो दैट इज़ वाई मैं बोल रही हूँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर थीम को पकड़ के बैठता है म्यूचुअल फंड। ओके, फ़ंड साइज़ की अगर हम बात करें, इसका फ़ंड साइज़ कैसा है? इसका फ़ंड साइज़ है 9780 करोड़। अब फ़ंड साइज़ देख के आप बोलेंगे अरे ये तो काफ़ी बड़ा फ़ंड साइज़ है, मतलब ये काफ़ी पुराना फ़ंड होगा। नहीं, ये फ़ंड काफ़ी रिसेंट है, 26 Feb 2024, 26 फरवरी इसी साल ये फ़ंड जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसका मतलब बहुत ही नया फ़ंड है, मगर इसका AUM या फ़ंड साइज़ अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब लोग जो हैं इस सेक्टर में काफ़ी इच्छुक हैं लेने के लिए इस फ़ंड को। दैट इज़ वाई इसका जो फ़ंड साइज़ है वो बहुत बड़ा देखने मिल रहा है। बट अगेन कॉशन के साथ चलिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया, लिख दिया, डिस्कस कर दिया तो आपने ले लिया। अपनी रिसर्च खुद से करें, थोड़ा सा अपनी रिस्क एपेटाइट देखें आपको क्या रिन्यूएबल सेक्टर इंटाइसिंग लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ओके, अब इसके एक्सपेंस रेशो की भी बात कर लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशो कैसा है? 0.57, बहुत ही कम है। मैं तो बोलूँ काफ़ी रीज़नेबल एक्सपेंस रेशो, यानी कि ज़्यादा पैसे आपसे फ़ंड चार्ज नहीं कर रहा है आपसे इसको मैनेज करने के लिए। इसकी रिटर्न्स अभी तक इस फंड ने 16% रिटर्न कमा के दिए। ये अभी तक की रिटर्न है जब से ये बन के आया है। सो ओके, डिसेंट रिटर्न्स है। ओके, इसकी होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, कौन सी कंपनी है इसके अंदर? सो रिलायंस, NTPC, BPCL, IOCL,
एंड पेट्रोनेट जैसी, थर्मैक्स वगैरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसके अंदर आपको देखने मिलेंगी। लेकिन ये सारी कंपनीज़ कौन सी है? सारी कंपनीज़ जो हैं ये एनर्जी रिलेटेड कंपनीज़ हैं। इनका कोई भी जो इन सारी कंपनीज़ का जो कामकाज है वो एनर्जी से ही रिलेटेड है। सो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। सो इस वीडियो में खाली इतना ही, यही डिस्कस करना था कि थीम क्या होता है, थीम कैसे काम करता है, कितना रिस्क होता है। एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, कैसी रिटर्न्स बनती हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि अगर आप मिड एंड स्मॉल नहीं लेना चाहते या ले लिया है, काफ़ी निवेश हो चुका है, अब आप कोई दूसरा फ़ंड देख रहे हैं लेने के लिए, तो कौन सा वो फ़ंड रह सकता है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, कोई डाउट ना रह गया हो। अगर रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।